हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद रिगार्ड टू इंडियन पीनल कोड, लॉ ऑफ क्राइम्स जिसको कहा जाता है। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, चाहे वो 3 इयर्स एलएलबी का हो या 5 इयर्स एलएलबी का हो, और उससे जुड़े हुए कंसेप्ट को भी हम समझेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन इंडिया इज। दोस्तों, सबसे बड़ा डाउट जो बच्चों के मन में आता है वो ये है कि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ड्यूरेशन होता है, क्या वो 14 साल तक जेल में रहना होता है इंसान को, या 20 साल तक, या अंटिल हिज डेथ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाती है वो अंटिल डेथ दी जाती है, कि जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाएगी तब तक वो जेल में ही बंद रहेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, कम से कम मिनिमम ड्यूरेशन जो इंसान को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में काटनी पड़ती है जेल की सजा, वो है 14 साल की। ये मिनिमम ड्यूरेशन है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, जो कि इंसान को काटनी पड़ेगी। 14 साल जब खत्म हो जाएंगे तब स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसको कम्यूट करवा सकती है, या प्रेसिडेंट उसको पार्डन दे सकते हैं, वो सब किया जा सकता है। पर 14 साल तो एटलीस्ट मिनिमम ड्यूरेशन इतना तो जेल में बिताना ही पड़ेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है अनटिल डेथ। अगला क्वेश्चन है, इफ एन ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड टू एन इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर, द टर्म ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शैल नॉट एक्सीड। तो दोस्तों, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में क्या होता है कि आपको एक अलग सी जगह पे रख दिया जाता है, जहाँ पे आप बाकी लोगों से ना बात कर पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं। एक तरीके से काल कोठरी आप कह सकते हैं एक तरीके की। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जाती है कई बार, जिसको हम रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी कह सकते हैं। तो ऑल्दो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आपके मेंटल लेवल पे आपको असर डालती है और फिजिकल लेवल पे भी आपके ऊपर असर डालती है। तो इसी चीज को देखते हुए ये कहा गया है कि अगर आपको सजा दी गई है जेल की 1 साल से ज्यादा ड्यूरेशन की, तो जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आपको दी जा सकती है वो मैक्सिमम 3 महीने की दी जा सकती है। जैसे कि आपको 2 साल की सजा दी गई है, तो उसमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट खाली 3 महीने की दी जा सकती है। ये बात आपको याद रखनी है। और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जब भी दी जाएगी तो आपको, जैसे आज डाला गया है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, तो खाली 14 दिन मैक्सिमम आपको एक इन वन गो रखा जा सकता है। 14 दिन के बाद तो आपको वहां से निकाल के नॉर्मल जेल में डालना ही पड़ेगा। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन अ सिंगल गो 14 दिन से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकती है। ये सभी बातें आपको याद रखनी है। अगला है कि ए इज कटिंग द वुड विद एन एक्स एट अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन आर प्लेइंग। तो ए लकड़ी को काट रहा था एक ऐसी जगह पर जहां पर बच्चे भी खेल रहे थे। और अब क्या हुआ कि वो जिस एक्स से काट रहा था लकड़ी को, वो टूटती है और वो जाके एक बच्चे को इंजरी कॉज कर देती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो पूछ रहे ए इज लाइबल फॉर। तो दोस्तों, ए इज लाइबल फॉर कॉजिंग द डेथ बाय नेग्लिजेंस, क्योंकि वो कहां पर इस काम को कर रहा था, जहां पर बच्चे खेल रहे थे, जहां पर बच्चों का खेलने की जगह थी। तो उसको खुद ही ये बात समझनी चाहिए थी कि उसकी ड्यूटी ऑफ केयर बनती है लोगों के टुवर्ड्स इन जनरल, कि उसके एक्ट की वजह से बाकी लोगों को डैमेज या इंजरी ना पहुंचे। तो इस केस में ही विल बी लाइबल फॉर कॉजिंग द डेथ बाय नेग्लिजेंस, क्योंकि एक नेग्लिजेंट एक्ट था। क्योंकि अगर ऐसे चीजों को नेग्लिजेंस के अंदर लाके पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, तो फिर इंसान कोई भी कहीं पे कुछ भी काम करेगा, ये अनदेखी करते हुए कि भाई दूसरे को कुछ उससे हार्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगला है, विच टाइप ऑफ इंसैनिटी ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राउंड ऑफ एक्सेप्शन फ्रॉम क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जानती होंगे कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एज ए डिफेंस की बात की गई है अंडर सेक्शन 84, कि अगर आप दिमागी हालात आपके सही नहीं है, और जब आपके सही नहीं है दिमागी हालात और उसी दौरान आप कुछ ऑफेंस कमिट कर देते हैं, तो आप उस लाइबिलिटी से बच जाते हैं, क्योंकि यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एक्ट। पर इसमें भी दो चीजें हैं, दो बाइफर्केशंस हैं। एक है मेडिकल इंसैनिटी, एक है लीगल इंसैनिटी। हमारे जो आईपीसी में रिकॉग्नाइज्ड है वो है लीगल इंसैनिटी। मेडिकल इंसैनिटी होती है कि भाई ये बोल दिया जाए कि आपको दिमागी हालात आपके सही नहीं है, आपको दौरे पड़ते हैं, ठीक है। वहीं जब लीगल इंसैनिटी की बात करते हैं तो ये देखा जाता है कि भाई चलो इसको दौरे तो पड़ते हैं, पर बीच बीच में पड़ते हैं इंटरवल्स में। पर इसने जब ये ऑफेंस कमिट किया तो क्या इसको ये दौरा पड़ रहा था, जिसकी वजह से वो अपना एक्ट का कॉन्सिक्वेंस ना समझ पाता कि मैं जो करने जा रहा हूँ उसका क्या कॉन्सिक्वेंस, क्या नतीजा निकलेगा। अगर वो पागल हैं, पर उस समय जब उन्होंने वो एक्ट किया तब ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट, तो उस केस में ही विल बी लायबल ऑल्दो ही इज ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसलिए आईपीसी में रिकॉग्नाइज किया जाता है लीगल इंसैनिटी को, मेडिकल इंसैनिटी को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। अगर आप पागल हैं तो खाली उसी बेसिस पे आप क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं बच सकते हैं। अब ये भी देखा जाएगा कि उस दौरान जब आपने वो एक्ट कमिट किया, तो क्या तब आप अपने जो आपने एक्ट कमिट किया उसके कॉन्सिक्वेंसेज को समझने की ताकत रखते थे दिमागी तौर पर,
या नहीं रखते थे? तो आंसर है लीगल इंसैनिटी रिकॉग्नाइज्ड है। अगला है कि एक्स वॉलंटरीली, मतलब एक्स ने वॉलंटरीली मतलब अपनी इच्छा से एक डेकॉइट्स का गैंग को ज्वाइन कर लिया, और जो उसका हेड था, उसका जो सरदार था उस गैंग का, उसने एक्स को बोला कि भाई वाई को मार दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, और इस वजह से एक्स वाई को मार देता है। तो इससे पूछा गया कि एक्स की लायबिलिटी क्या होगी। आपको अब दिमाग में ये आएगा कि भाई उसके ऊपर फोर्स डाला गया कि नहीं तू मार, और तब उसने मारा। पर आप ये भी तो सोचिए कि जब उसने उस गैंग को ज्वाइन किया डकैतों के, तो उसको पता था कि भाई डकैती कमिट करूंगा तो कभी कभी जान भी लेनी पड़ेगी। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, और वॉलंटरीली ज्वाइन किया, ऐसा भी नहीं है कि भाई फोर्स उसे ज्वाइन करवाया गया हो। तो इस केस में आंसर होगा ऑप्शन सी कि एक्स इज लायबल बिकॉज where a person joins a gang voluntarily knowing the character of gang, then threat cannot be a defense। अगर उसे पता ही है और वॉलंटरी उसने ज्वाइन किया एक ऐसे गैंग को जिसका काम ही है डकैती करना, लोगों को मारना, तो वो बाद में ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं मेरे से तो प्रेशर डलवा के मरवाया गया, मुझे सजा मत दो। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ इफ। दोस्तों प्राइवेट डिफेंस में जो आप फोर्स एक्सरसाइज करते हैं अगेंस्ट द अदर, वो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए टू द थ्रेट। जो आपको थ्रेट है उसके प्रोपोर्शनेट ही आप फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब पूछ रहा है कि वो कौन सा केस होता है जिसमें आप प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत दूसरे की डेथ भी कॉज कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, हाँ जब आपको लगे कि दूसरे का एक्ट ऐसा है कि आपकी डेथ कॉज हो सकती है, तो उस केस में आप दूसरे बंदे को जान से मार सकते हैं। या फिर आपको लगे कि वो आपके ऊपर ग्रीवियस हर्ट कमिट करने वाला है, तो उस केस में भी आप उसकी जान ले सकते हैं। या फिर आपको लगे कि वो रेप कमिट करने वाला है, तो उस केस में भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी को एक्सटेंड को यूज करते हुए दूसरे की जान ले सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस कैन नॉट बी कमिटेड एट अ प्राइवेट प्लेस। दोस्तों एफरे क्या होता है, आपने देखा होगा, दो लोग सड़क पर लड़ रहे होते हैं, गाली दे रहे होते हैं, एक दूसरे को मार रहे होते हैं, तो उसे एफरे कहा जाता है। तो एफरे हमेशा पब्लिक प्लेस में ही होता है। अगर घर में दो लोग लड़ रहे हैं तो उसको एफरे नहीं माना जाएगा। अगर वो पब्लिक स्पेस में जिसकी वजह से पब्लिक पीस ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसको एफरे कहा जाता है। तो एफरे can only be committed at a public place, not at the private places। अगला है अंडर द इंडियन पीनल कोड डिसलोकेशन ऑफ टूथ constitutes the offense of। जब आप किसी को ऐसे मारे कि उसका मतलब उसका दांत टूट जाए, उसका टूथ ही डिसलोकेट हो जाए, तो उसको कहते हैं ग्रीवियस हर्ट कॉज करना। सिंपल हर्ट का एग्रीवेटेड फॉर्म होता है ग्रीवियस हर्ट, और इसमें सजा भी जो है ग्रीवियस हर्ट में वो ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू सिंपल हर्ट। हर्ट को दो कैटेगरीज में डाल सकते हैं आप, एक होता है सिंपल हर्ट, एक होता है ग्रीवियस हर्ट। जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है उसको कहते हैं ग्रीवियस हर्ट। अगला है टू इम्पोज जॉइंट लाइबिलिटी। जॉइंट लाइबिलिटी जिसके बारे में बात करता है सेक्शन 34। द प्रोसिक्यूशन मतलब जो आपके खिलाफ केस डाल रहे हैं उसको क्या प्रूव करना होगा। तो दोस्तों उसको प्रूव करना होता है कॉमन इंटेंशन। जैसे कि दो लोग थे, उन दोनों का ही कॉमन इंटेंशन ये था कि हमें सी को खत्म करना है, जान से मार देना है। तो कॉमन इंटेंशन थी दोनों की उसको मार देने की। तो कॉमन इंटेंशन अगर आप प्रूव कर देते हैं तो तब दोनों को ही जॉइंटली लाइबल माना जाएगा। जो सजा मिलेगी दोनों को बराबर मिलेगी, दोनों को इक्वली लाइबल माना जाता है एज पर सेक्शन 34। तो कॉमन इंटेंशन की बात की जाती है, ना कि सिमिलर इंटेंशन की। ये बात आपको याद रखनी है। कॉमन इंटेंशन एट द स्पर ऑफ द मोमेंट भी बन सकती है, कि जैसे कि कोई बंदा था वो उसको मार रहा था, उसे लगा हाँ यार ये मेरा भी दुश्मन है, मैं भी इसको मारना चाहता हूँ, और एकदम से वो भी उसके साथ शामिल हो गया और उसे मारने लगा। तो कॉमन इंटेंशन एट द स्पर ऑफ द मोमेंट भी डेवलप की जा सकती है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर एन ऑफेंस। इंटेंशन तो जरूरी होता ही है, प्रोहिबिटेड एक्ट जिसको एक्टस रिया कहते हैं वो भी जरूरी होता है, पर मोटिव एसेंशियल नहीं होता किसी ऑफेंस के लिए। मोटिव होता है ड्राइविंग फोर्स, कि भाई मैं किसी लड़की से प्यार करता था, अब मैंने देखा वो किसी और लड़के के साथ घूम रही है, तो मैंने सोचा कि अब मैं इस लड़के को मार देता हूँ। तो मोटिव क्या है, वो ड्राइविंग फोर्स, क्योंकि मैं उससे प्यार करता था, अब मुझे उस लड़के को उसके रास्ते से हटाना था जिससे कि मैं उसके साथ एज ए लवर रह पाऊं। तो मोटिव होता है ड्राइविंग फोर्स। तो ऑफेंस के लिए मोटिव नहीं देखा जाता है, देखा जाता है आपकी इंटेंशन क्या थी और एक्टस रिया जो प्रोहिबिटेड एक्ट आपने कमिट किया है। मोटिव होता है ड्राइविंग फोर्स, कि किस चीज ने आपको पुश किया वो ऑफेंस कमिट करने के लिए। पर मोटिव उस चीज में रेलेवेंट हो जाता है जब कोर्ट को ये सर्टन करना पड़ता है कि क्या ये बंदा शामिल हो सकता है इस अपराध में। तो कोर्ट देखती है हाँ यार इसको उस आदमी से जेलिसी थी, उस आदमी से नफरत थी, उसके खिलाफ था, तो ये भी हो सकता है कि क्या पता उसी नफरत ने इसको पुश किया हो कि ये ऑफेंस कमिट करवाया जाए। तो मोटिव एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं है किसी ऑफेंस के लिए, ये बात आपको याद रखनी है। अगला है कि इंडियन पीनल कोड इज एप्लीकेबल टू व्हाट। आप जानते होंगे कि इंडियन पीनल कोड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन भी उसमें इन्वॉल्व होता है। तो अगर कोई इंडियन एयरक्राफ्ट है जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है और वो जापान की टेरिटरी के ऊपर से जा रहा है और उसमें कोई ऑफेंस कमिट होता है,
तो भी इंडियन पीनल कोड उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, क्योंकि वो इंडियन एयरक्राफ्ट है, वो इंडिया में रजिस्टर्ड है। या फिर अगर कोई फॉरेनर है, वो कोई ऑफेंस कमिट करे इंडिया में आके, तो इंडिया का इंडियन पीनल कोड उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, तो सी भी सही है। और जम्मू एंड कश्मीर, जिसके ऊपर पहले ये एप्लीकेबल नहीं होता था इंडियन पीनल कोड, पर जब 370 हटा है और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है, उसके बाद से इंडियन पीनल कोड अब जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो इंडियन पीनल कोड इन तीनों चीजों पर ही एप्लीकेबल होगा। अगला है जो बात करता है कि आईपीसी में एक्सप्लेन किया गया है वर्ड वुमेन को। तो वुमेन का मतलब क्या है? वुमेन का मतलब है फीमेल ऑफ एनी एज इंक्लूडिंग न्यू बॉर्न फीमेल। मतलब कोई भी फीमेल, एज इरेलीवेंट है, चाहे वो अभी पैदा हुई हो, तो उनको भी वुमेन ही माना जाएगा एज पर इंडियन पीनल कोड, एज इरेलीवेंट है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों, विच आर बेस्ड अपॉन इंडियन पीनल कोड, लॉ ऑफ क्राइम्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।